हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका फन पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम वीकली करंट अफेयर्स को करेंगे। उसके पहले मैं एक बात बता दूं आपको कि ये हमारा जो होने वाला है सेक्शन, ये 22 से 5 अक्टूबर का 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का होने वाला है और ये टोटल 15 दिन का होगा। इसको ऐसे करने का कारण है क्योंकि पिछले हफ्ते हमने वीकली करंट अफेयर्स को नहीं किया था, जो कि रविवार को होता है। किसी कारणवश उसको नहीं किया गया। कारण ये है कि पीसीएस का पेपर होने वाला है। पीसीएस का पेपर होने वाला है और उसके लिए मैराथन क्लास लानी थी, जो कि पूरे एक साल के लिए एक साल का करंट अफेयर्स उसमें हमने कवर किया था। तो उसी क्लास को रिकॉर्ड करने में डिले हो गया और इस वजह से मैंने सोचा कि इस हफ्ते ये दोनों को मिला के हम करवा दें पूरा 15 दिन का। ठीक है, तो इसको हमें कवर कैसे करना है? तो सबसे पहले नियुक्तियां करेंगे, पहल व योजनाएं, रिपोर्ट व सूचकांक, पुरस्कार व सम्मान, संगठन व सम्मेलन। पूरा हमारा थीम वाइज रहेगा। सबसे पहले पहली सारी नियुक्तियां, फिर पहल व योजना, जो भी सेक्शन आएगा उसको पूरा हम कवर करेंगे। ये हमारा फॉर्मेट रहने वाला है। ठीक है, अब आप लोग इसको अच्छे से देखिए। लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट मैंने रखा है, उसका भी जवाब आप लोग दीजिएगा। तो सबसे पहले क्लास की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त कोट के साथ। ठीक है, जीतू भैया, जिसको आप लोग जानते होंगे, एक्टर हैं, उन्होंने बोला था कि की तैयारी नहीं जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जीत की तैयारी नहीं, जैसे मान लो किसी को यूपीएसआई देना है और उसको दरोगा बनना है। ठीक है, तो आपको दरोगा की तैयारी नहीं करनी है। मतलब दरोगा के बारे में बार बार नहीं सोचना है। तैयारी ही जीत है। अगर आप इसकी तैयारी, जो प्रोसेस है, उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप ऑलरेडी जीत जाएंगे। ठीक है, उसको कैसे, तैयारी कैसे, जैसे इसमें जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके सिलेबस और इसका पूरा अच्छे से कवर करना, जिसमें होता है जीके जीएस होता है, मैथ होता है, रीजनिंग होती है। ठीक है, करंट अफेयर्स होता है। इसको कितने अच्छे से आप लोग कर लेते हो, ऑलरेडी आप जीत जाओगे। ठीक है, ये नहीं कि बैठ के रटना है कि मुझे दरोगा बनना है, दरोगा बनना है। ऐसा नहीं, आप तैयारी इतनी जम के करो कि जीत तुम्हारी ही हो। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं हम नियुक्तियों से। नियुक्तियों से हम शुरू करेंगे और सारी नियुक्तियां हम कवर करेंगे। तो सबसे पहला है, दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दक्षिण कोरिया में जो भारत के नए राजदूत बने हैं, वो बन गए हैं दोस्तों गोरंग लाल दास। गोरंग लाल दास बन गए हैं दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत। याद कैसे रखोगे? देखो, मैं एक ट्रिक बता दूं। दक्षिण कोरिया का जब नाम आता है तो हमें वो दिखाई देते हैं, वो दक्षिण कोरियन नहीं होते हैं सब, कोरियन, वो हमारे जहन में आते हैं। ठीक है, और जो कोरियन होते हैं वो गोरंग से गोरे होते हैं और रेड टाइप के होते हैं, लाल टाइप के होते हैं उनकी स्किन। बीटीएस, हाँ, बीटीएस समूह आप लोगों ने देखा होगा शॉर्ट वगैरह में। तो उसमें कैसे दक्षिण कोरिया के ही वो होते हैं, बीटीएस दक्षिण कोरिया के हैं। तो गोरंग लाल, गोरे होते हैं और लाल होते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके यहाँ से कनेक्ट कर लेना। दक्षिण कोरिया में भारत के नए राजदूत बने हैं गोरंग लाल दास। ठीक है, आगे, भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है दोस्तों? तो चुना गया है प्रवीण कुमार को। ठीक है, प्रवीण कुमार को चुना गया है। आगे है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुन लिया गया है दोस्तों प्रवीण रंजन। ये है प्रवीण रंजन, इनको चुना गया है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। एक अभी जो ऊपर पढ़े वो तिब्बत पुलिस के, तो वो प्रवीण कुमार हैं और ये जो है ये प्रवीण रंजन है। ठीक है, आगे देखते हैं।
बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है दोस्तों, मिथुन मनहाज। मिथुन मनहाज बने हैं बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष। मिथुन मनहाज बन गए हैं। ठीक है, तो ये नियुक्तियां थी हमारी। हम आगे देखेंगे पहल व योजनाएं, जितनी भी पहल व योजनाएं थी उनको हम देखेंगे। एकल बीमा सुगम पोर्टल कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो एकम बीमा सुगम पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है, वो लॉन्च किया गया है हैदराबाद से। हैदराबाद से इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ देख लेते हैं। बीमा सुगम भारत का पहला डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई प्लेटफॉर्म है, जिसे आईआरडीएआई द्वारा बीमा क्षेत्र को एकीकृत करने और आसान बनाने के लिए लॉन्च किया गया है। यह एक वन स्टॉप समाधान है जहां ग्राहक बीमा पॉलिसियों की तुलना कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, नवीनीकरण कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म जीवन और स्वास्थ्य सामान्य बीमा उत्पादों को एक ही छत के नीचे लाता है, जिससे भौतिक कागजी कार्रवाई कम होती है और धोखाधड़ी की संभावना भी कम होती है। ठीक है, तो इसे जो लॉन्च किया गया है, हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। आगे है प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ से समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात से। समुद्र से समृद्धि, गुजरात जो तटीय देश है, वहां पे भी समुद्र है, तो एक तो वो कारण था। दूसरा, समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम वहीं से लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री भावनगर में 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। शनिवार को पीएम मोदी ने समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान आत्मनिर्भर भारत का संकल्प फिर से दोहराया। ठीक है, समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम मतलब भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। और ये उद्घाटन पूछ ले अगर, तो उद्घाटन मोदी जी द्वारा किया गया है। कहाँ से किया गया है? तो भावनगर से गुजरात के भावनगर से ये किया गया है। आगे देखते हैं। एससी एसटी की को योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से विकास मित्र योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो विकास मित्र योजना जो है दोस्तों, ये लॉन्च किया है बिहार सरकार ने। ठीक है, बी से विकास, बी से बिहार, इसे कनेक्ट कर लेना। इसके बारे में और इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। विकास मित्र बिहार में महादलित समुदायों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और उनके उत्थान के लिए कार्य करते हैं, जिससे वे सरकार और महादलित परिवारों के बीच सेतु का काम करते हैं। ठीक है, उनका मुख्य काम सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचाना और शिक्षा को बढ़ावा देना, ये करते हैं। विकास मित्र नाम से उनको नियुक्त किया जाता है। ठीक है, आगे है। भारत और किस देश ने कृषि प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए मैत्री 2.0 नामक क्रॉस इनक्यूबेटर पहल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों, ये जो शुरू हुआ है, ये बिहारी सरकार ने शुरू किया है। बिहार सरकार ने इसको शुरू किया है। आगे है, आगे रिपोर्ट व सूचकांक है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो रिपोर्ट और सूचकांक से इस हफ्ते कोई न्यूज नहीं थी। तो पहल व योजनाएं देख लेते हैं। पहल व योजनाएं जितनी भी हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ने किस देश को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया है? अंतरराष्ट्रीय समुद्री तल प्राधिकरण ने किस देश को पॉलीमेटेलिक सल्फाइड अन्वेषण के लिए दुनिया का पहला लाइसेंस दिया है? तो ये दिया है भारत को। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत को दिया है ऐसा लाइसेंस। तो पॉलीमेटेलिक सल्फाइड यानी पीएमएस अन्वेषण समुद्री तल पर हाइड्रोथर्मल बेड्स के आसपास पाए जाने वाले खनिज भंडारों की खोज है, जिसमें तांबा, जस्ता, सोना और चांदी जैसी मूल्यवान धातुएं प्रचुर मात्रा में होती हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण यानी आईएसए के साथ हिंद महासागर में
कार्लसबर्ग रिज में पीएमएस के अन्वेषण के लिए 15 साल का एक महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त किया है, जिसमें भारत इस क्षेत्र में खनिज संसाधनों तक पहुंचने वाला पहला देश बन जाएगा। ठीक है, खनिज संसाधन कहाँ करेगा? कार्लसबर्ग रिज में। और कितने सालों के लिए मिला है? 15 सालों के लिए मिला। और ये आईएसओ द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र देने वाला भारत पहला देश बन गया है। आगे, महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? महिला स्वयं सहायता समूह को पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये जो बन गया है दोस्तों, ये बन गया है तमिलनाडु। ठीक है, महिला स्वयं सहायता में अभी तक कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता था, लेकिन अब दिया जाएगा। ठीक है, आगे, इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलाई जाएगी? तो इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन है जो, वो चलाई जाएगी मुंबई से अहमदाबाद। मुंबई से अहमदाबाद चलाई जाएगी। भारत की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलेगी, जिसकी कुल दूरी 508 किलोमीटर होगी। इसे जापान की शिंकानसेन तकनीक पर बनाया जा रहा है और इसकी अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बाप रे, 320 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जीकेपी यानी गोरखपुर से लखनऊ जाने के लिए मतलब 1 घंटा लगेगा लगभग। चलिए कोई नहीं। इस परियोजना में एक अंडर सी रेल सुरंग भी शामिल है। ठीक है, अंदर रहेगी। और इसके पहले चरण में 2027 तक पूरे मार्ग के 2029 तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। ठीक है, 2029 तक ये शुरू होगा। अभी तो काम मतलब स्टार्ट हो रहा है। आगे, डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर प्रणाली किस मध्यम दूरी मिसाइल को लॉन्च किया है? रेल से या ट्रेन से, यहाँ से ट्रेन के ऊपर से इसके लॉन्च कर दिए हैं। तो इसी मिसाइल का क्या नाम है, उसको यहाँ पे बताना है। तो इसका नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल नाम है और ये ट्रेन से लॉन्च हुई है। इसको बनाने का मेन पर्पस ये है कि इसकी वजह से आप कहीं से भी ले जाके मिसाइल को छोड़ सकते हो। वैसे पहले वो होता था रॉकेट रॉकेट के माध्यम से ही ले जाए के छोड़ा जा सकता था, लेकिन रॉकेट काफी भारी भरकम होते थे, तो उससे दिक्कत होती थी। ऐसे है, हमारे ऊपर कहीं से भी हमला हुआ, हम ट्रेन से भी ले जाके उसको छोड़ सकते हैं मिसाइल। आगे, जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई हैं दोस्तों हिमांशी टोक्स। हिमांशी टोक्स है जूडो। ठीक है, टोक्स से मतलब कोई टोका टाकी मत करो। हमारे यहाँ रोकने को या फिर तंज कसने को बोलते हैं। टोका टाकी मत करो, जूडो प्लेयर है। ठीक है, बहुत मारेगी, ऐसा करके याद कर लेना। अब यहाँ से हम करेंगे पुरस्कार व सम्मान। अभी हम पहला पहली जो भी होता है वो देख लिए। पुरस्कार व सम्मान को यहाँ से हम देखेंगे। तो पहला है, बुसान फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेत्री को फेस ऑफ एशिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो फेस ऑफ एशिया पुरस्कार 2025 मिला है हुमा कुरैशी को। हुमा कुरैशी है, इनको मिला है। आगे, किस मलयालवी नेता को 71वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो मोहनलाल है। ठीक है, साउथ के एक्टर है ये, माय फेवरेट, ये मेरे भी फेवरेट है बहुत। और इनको मिला है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे, लगातार 3 बार महिला बैलन डी और पुरस्कार जीतने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? लगातार 3 बार जीती है बैलन डी और पुरस्कार, तो ये बन गई हैं दोस्तों बी एताना एताना बोनमाती। इनका नाम है एताना बोनमाती, ये बन गई हैं लगातार तीसरी बार। अगला है, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के लिए लिविंग ब्रिज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कीर स्टामर को। कीर स्टामर जो है वो बन गया है लिविंग ब्रिज पुरस्कार प्राप्त करने वाले। आगे, राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में ग्राम पंचायत की श्रेणी के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार मिला है? तो ये रोहिणी पंचायत है जो कि महाराष्ट्र की है।
इसको स्वर्ण पुरस्कार मिला है। आगे, यूनेप के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यूनेप के यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है जिनाली मोदी। ठीक है, जिनाली मोदी को ये सम्मानित किया गया है। आगे, स्वदेशी रणनीति प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से कैसे सम्मानित किया गया है? बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है दोस्तों डीआरडीओ। ठीक है, डीआरडीओ अपना जो है उसको मिला है। आगे, 2025 का लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2025 का जो लता मंगेशकर पुरस्कार है वो मिला है सोनू निगम। गायक हैं सोनू निगम, उनको ये पुरस्कार मिला है। आगे है, लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जिसे भारत की कुछ राज्य सरकारें और निजी संस्थाएं प्रदान करती हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार। ठीक है, यह पुरस्कार अक्सर सुगम संगीत में योगदान देने वाले कलाकारों को दिया जाता है और इसमें नगद राशि के साथ प्रशस्ति पत्र भी शामिल होता है। ठीक है, मध्य प्रदेश भी देता है और महाराष्ट्र भी देता है लता मंगेशकर पुरस्कार। आगे, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 के विजेता कौन रहे हैं? तो ये जो रहे हैं विजेता राम सुतार रहे हैं। ठीक है, इन्होंने ही स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है गुजरात में, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार भी इन्हें को मिला है। तो महाराष्ट्र भूषण भूषण पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है और महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले महाराष्ट्र के निवासियों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, यह पुरस्कार साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता, लोक प्रशासन और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि के लिए ये दिया जाता है। ठीक, पुरस्कार सम्मान हमारा समाप्त हुआ। यहाँ से अब संगठन व सम्मेलन हम कवर करेंगे और ये काफी इम्पोर्टेंट होता है। संगठन व सम्मेलन कहाँ पे कौन सी बैठक हुई, उस बैठक की थीम क्या थी, उसका संस्करण कौन था, ये सारा हम कवर करेंगे और ये बहुत पूछता है। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ई गवर्नेंस पे 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर है इसका विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। ई गवर्नेंस विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। इसके बारे में और जानते हैं। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग DARPG और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन NCEG का आयोजन हुआ। 2 दिन का यह सम्मेलन 22 से 23 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ और ये 28वां था, याद रखना 28वां था। कब आयोजन हुआ? 22 से 23 सितंबर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। थीम क्या थी इसकी? 2025 की थीम थी विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। 2025 की थीम थी विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इतना इसमें याद रखना। आगे है 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन की बैठक कहाँ पे हुई है? 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन की बैठक कहाँ पे हुई है? तो इसका सही आंसर है सिंगापुर। आगे जानते हैं इसके बारे में। 25वीं इंटरपोल एशियाई क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में 19 सितंबर 2025 को किया गया था, जिसके दौरान भारत को इंटरपोल एशियाई समिति के सदस्य के रूप में चुना गया। इसी में भारत को इंटरपोल एशियाई समिति का सदस्य चुना गया है। ठीक है, और इंटरपोल आप जानते हो ये दुनिया भर की जितनी भी पुलिस है ना उनका एक समूह है। ठीक है, इसमें इंटरपोल में ये मान लो इंटरपोल है, इंटरपोल में ये भारत की भी पुलिस है, भारत की भी है, USA की भी है, चीन की भी है, ऐसा कर करके सारी पुलिस इसमें और इन सबको बना दिया इंटरपोल, इसका नाम दिया गया है। आगे, सितंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 80वां सत्र किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो इसकी अध्यक्ष जो बनी थी 80वें की, जो कि अभी भी चल रहा है ये सत्र, तो वो बनी थी एलानेना
एला एना लेना बेयर वॉक, ठीक है, एला लेना बेयर वॉक बनी है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की थीम है एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकार के लिए 80 वर्ष और अधिक। यह थीम संयुक्त राष्ट्र के 80 साल पूरे होने पर बहुपक्षवाद के लिए नवीनीकृत प्रतिबद्धता को दर्शाती है और लोगों व ग्रह के लिए साझा कार्रवाई पर जोर देती है। ठीक है, इसकी थीम याद रखना, एक साथ बेहतर शांति, विकास और मानवाधिकार के लिए 80 वर्ष और अधिक है। ठीक है, 80वां सत्र था तो उसी पे नाम रखा गया है। आगे 27वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है दुबई में। 27वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 का आयोजन दुबई में हुआ है। इसके बारे में और जानते हैं। 2025 में फ्यूचर फूड फोरम के कई प्रमुख आयोजन हुए, जिसमें फ्यूचर फूड एशिया 2025, 21-22 मई सिंगापुर, विश्व खाद्य मंच 2025, 10-17 अक्टूबर रोम, और गौटेक और सार्वजनिक क्षेत्र नवाचार वैश्विक फोरम 27 से 28 मई, गौटेक और सार्वजनिक क्षेत्र नवाचार वैश्विक मंच 27 से 28 मई शामिल है, जो खाद्य सुरक्षा, नवाचार और स्थिरता जैसे विषयों पर केंद्रित थे। 7वां फ्यूचर फूड फोरम जो था वो दुबई में हुआ था, जिससे खाद्य सुरक्षा और नवाचार पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आगे है 3-4 अक्टूबर 2025 को कहां पर भूमि प्रशासन व आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया गया है? 3 से 4 अक्टूबर 2025 को कहां पर भूमि प्रशासन व आपदा प्रबंधन सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में। तो यहाँ तक थी हमारे जो भी संगठन व सम्मेलन थे। अब हम पुस्तक व लेखक उसको देखेंगे। तो मेनली एक पुस्तक ज्यादा चर्चा में थी, डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइडर द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया। पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक थे किरण देसाई। ये पुस्तक है, इसके लेखक थे किरण देसाई। बाकी अब चर्चित आपदाएं जो भयंकर काफी घटित हुई हैं उनको देखते हैं, जो कि एग्जाम के लिए हमारे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें एक है सुपर टाइफून रगासा, जिसने हाल ही में फिलिस्तीन, चीन, ताइवान जैसे देशों को प्रभावित किया। इसका नामकरण किसने किया था? तो जो रगासा है उसका नामकरण किया था जापान। ठीक है, रागासा जापान। इसके बारे में और जानते हैं। सुपर टाइफून रगासा 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान ने ताइवान, हांगकांग, फिलिस्तीन और दक्षिण कोरिया में व्यापक तबाही मचाई। कैटेगरी 5 तूफान के बराबर हवा की गति के साथ रगासा ने कई मौतों, बड़े पैमाने पर निकासी और कई देशों में आवश्यक सेवाओं के ठहराव का कारण बना, और इसके कारण 69 से 70 मौतें हो गई हैं। ठीक है, 69 से 70 मौतें हो गई थी केवल इसमें। और ये टाइफून है, टाइफून रगासा नाम है इसका, और फिलिस्तीन साइड में आया था, याद रखना। आगे हाल ही में कहाँ पर 6.8 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे लगभग 70 लोगों की मृत्यु हो गई। तो ये जो भूकंप आया था दोस्तों, ये भूकंप आया था फिलीपींस में ये भूकंप आया था, 70 लोगों की मौत हो गई थी। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम साइंस व टेक के क्वेश्चन जितने भी हैं। लेजर रोधी मिसाइल प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किस देश द्वारा शुरू किया गया है? तो आयरन बीम किया है इजराइल। इसके बारे में और जानते हैं। आयरन बीम इजराइल का एक लेजर आधारित हवाई रक्षा सिस्टम है, जो ड्रोन, रॉकेट, तोपखाने के गोले और मोटर्स जैसे हवाई खतरों को नष्ट कर देता है। ठीक है, ये ऊपर हवा में ही नष्ट कर देता है। यह डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जो फाइबर लेजर तकनीक का उपयोग करता है, लक्ष्य पर कई लेजर किरणों को केंद्रित करके उसे निष्क्रिय कर देता है। यह पारंपरिक इंटरसेप्टर मिसाइलों की तुलना में प्रति शॉट बहुत सस्ता है, जिससे यह बड़े पैमाने पर हवाई हमलों से निपटने में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये हवा में ही नष्ट कर देता है दुश्मन की मिसाइल को, धरती पे नहीं गिरते हैं तो उस देश का नुकसान नहीं होता। ठीक है, सबसे मेन फीचर इसका ये है। आगे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ पर भारत के पहले पूर्ण रूप से 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन किया गया? तो किया गया दोस्तों झारगुड़ा, उड़ीसा। ठीक है, 4G नेटवर्क टैग लगाया गया झारगुड़ा, उड़ीसा में। याद कैसे रखोगे? मान लो झारगुड़ा से याद रखना बहुत ज्यादा झाड़ थी तो नेटवर्क आ नहीं रहा था,
तो मोदी जी गए 4G नेटवर्क स्टैग ही खड़ा करके आ गए वहां पे। तो अब वहां पे भी नेटवर्क आने लगेगा, ऐसे याद रखना, झारगुड़ा, उड़ीसा। अब साइंस टेक के बाद आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन जो है उनको भी हम कवर कर लेते हैं। हाल ही में कर्तव्य भवन पथ दिल्ली में विश्व रिकॉर्ड पेंटिंग का आयोजन किया गया। इसकी थीम क्या है? ठीक है, तो इसकी थीम क्या है दोस्तों? ये है विकसित भारत 2047। विकसित भारत 2047 इसकी थीम थी। 2047 क्यों रखा गया? क्योंकि 2047 में भारत को आजाद हुए 100 साल पूरे होंगे। ठीक है, क्योंकि 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो 2047 में 100 साल पूरे हो जाएंगे। वही विकसित भारत की थीम रखी गई है। आगे, उदयपुर त्रिपुरा में स्थित 524 साल पुराने त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का उद्घाटन किसने किया है? तो ये उद्घाटन किया है दोस्तों नरेंद्र मोदी जी ने। त्रिपुरी सुंदरी मंदिर 524 साल पुराने और त्रिपुरा में है, त्रिपुरा के उदयपुर में। इसके बारे में और जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 सितंबर 2025 को त्रिपुरा के गोमती जिले में स्थित 524 साल पुराने त्रिपुरी सुंदरी मंदिर के पुनर्विकास परिसर का उद्घाटन किया है। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है और इसका पुनर्विकास पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत किया जा रहा है। ठीक है, ये जो त्रिपुरी मंदिर मंदिर है ये 51 शक्तिपीठों में से एक है। आगे अब स्पोर्ट्स और खेलकूद के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला है, T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गया अर्शदीप सिंह। ठीक है, इस समय काफी चर्चा में भी थे। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए। आगे, किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तय किया है स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना ने लगाया ऐसा। आगे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मिथुन मनहास जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी पहली बार कौन कर रहा है? तो ये कर रहा है अपना देश भारत। यह प्रतियोगिता ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और यह 19 देशों के 208 खिलाड़ी भाग लेंगे, जबकि भारत की ओर से 69 सदस्यीय दल हिस्सा लेंगे। आगे है, 9वीं एशियन क्रिकेट कप 2025 की विजेता इंडियन टीम ने फाइनल में किसे हराकर यह खिताब जीत लिया है? तो पाकिस्तान को हराया है। अभी अभी मैच हुआ था, काफी चर्चा में था ये, काफी मीम्स बने काफी। ठीक है, तो आपको याद होगा पाकिस्तान में हराया था। इसके बारे में और देखते हैं। एशिया कप 2025 प्रयोजन कार्डों से, जिसे डीपी वर्ल्ड एशिया कप भी कहा जाता है, पुरुषों की एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता का 17वां संस्करण था। संस्करण पूछ सकता है, 17वां था। यह टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर 2025 का तक संयुक्त अरब अमीरात में खेला गया और यहीं पे भारत ने पाकिस्तान को लास्ट में हराया और ट्रॉफी जीत ली। ठीक है, आगे, बिग बैंक में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आर अश्विन पहले बन गए हैं। नेक्स्ट, 15 से 27 सितंबर 2025 के मध्य आयोजित किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता है दोस्तों भारत ने। भारत ने जीता है अंडर 17। यह 15 से 27 सितंबर 2025 तक कोलंबो श्रीलंका में आयोजित होने वाली एक भारत गत विजेता है, जिसे 30 सितंबर 2024 को फाइनल में बांग्लादेश को दो दो 0 गोल से हराकर अपना छठा खिताब जीत लिया और ये हुआ कहाँ था? बांग्लादेश में हुआ था। आगे, ग्लासगो यानी दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा तीरंदाजी 2025 में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो शीतल देवी ने इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है। शीतल देवी आप जानते ही होंगे, इनके पास हाथ नहीं है, दोनों हाथ नहीं है और ये पैर से ये तीरंदाजी करती है। ठीक है, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया। आगे, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ पे हुआ है? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन पहली बार कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है चेन्नई में। ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पहली बार हुआ था चेन्नई में। अब पर्यावरण की जितनी भी खबर है वो देख लेते हैं। पहला है, वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से कहाँ पर सड़कों पर फोटो कैटलिसिस तकनीकी स्थापित की जा रही है? तो दिल्ली में की जा रही है। दिल्ली में आपको पता है ठंडियों में प्रदूषण वहां पे बढ़ जाता है काफी, तो वहां की सड़कों पे ये लगाया जा रहा है फोटो कैटलिसिस तकनीकी। वो हवा से
हवा से डायरेक्ट वो उसको प्रदूषण को सोख लेता है ये। आगे, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले ड्यूगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? तो ये जो दी है, ये दिया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में पाई जाती है वो, किनारे किनारे पे। ये ऐसे, सॉरी, एक मिनट, ये ऐसे है भारत, ऐसे भारत है, ठीक है। तो ये यहाँ पे तमिलनाडु है, तो यहाँ पे किनारे किनारे ऐसे ही ये डुगोंग मछली, ये मछली है, ठीक है, डुगोंग मछली पाई जाती है। और ये पता है इसको समुद्र की गाय कहा जाता है, समुद्र की गाय। और ये शाकाहारी होती है, क्योंकि आमतौर पर मछलियाँ शाकाहारी नहीं होती, लेकिन ये शाकाहारी होती है, घास फूस खाती है, और इसको समुद्र की गाय कहा जाता है। आगे देखते हैं, भारत का पहला डुगोंग रिजर्व तमिलनाडु सरकार ने सितंबर 2022 में 4048.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत डुगोंग रिजर्व घोषित किया था। यह क्षेत्र पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में स्थित है और यह लगभग 12,250 हेक्टेयर समुद्री घास भूमि सी ग्रॉस पाई जाती है, जहाँ पे जो डिगोंग का मुख्य भोजन है, ठीक है, समुद्री घास वो खाता है डिगोंग। आगे, किस राज्य में स्थित गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर साइट का दर्जा मिला है? तो ये गोकुल जलाशय और ये उदयपुर झील जो है, ये बिहार और पश्चिम बंगाल में है, और इनको रामसर का दर्जा मिला है। इसके बारे में और जानते हैं। भारत में सितंबर 2025 तक कुल तिरानवे हुई हैं रामसर साइटें हैं, जिसमें तमिलनाडु में सबसे अधिक 20 साइटें हैं। ये साइटें अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि हैं, जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत संरक्षित किया जाता है। एशिया में सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में ही है। एशिया में पूछे सबसे अधिक रामसर स्थल भारत में ही है, और टोटल है 93, कुल है 93। ये सितंबर 2025 तक का अपडेट है। भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइटों की संख्या है तमिलनाडु, ठीक है, जो कि 20 है। उसके बाद उसके बाद कौन सा राज्य है तमिलनाडु के बाद, उसको आप लोग बताओगे, ठीक है। दूसरे नंबर पर जहाँ पे सबसे ज्यादा रामसर साइटें हैं, वो आप बताओगे कमेंट बॉक्स में। दूसरे नंबर पर कौन सा है? आगे, किस राज्य में जन्मी माता चीतामुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क माता बनी है? तो ये बनी है मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में है, ठीक है। इसके बारे में और जानते हैं। ये है मादा, वो चीता पुनर्स्थापना प्रोजेक्ट के तहत अंतर्गत भारत में जन्मी मादा चीता मुखी सोमवार को 2.5 वर्ष की होकर वयस्क हो गई है, ठीक है। ये ज्वाला चीता से 29 मार्च 2023 को 4 शावकों को जन्म दिया था, जिसमें 3 की मौत हो गई थी। ज्वाला थी, एक मिनट, ये ज्वाला थी, ज्वाला ने जन्म दिया 4 बच्चों को, ठीक है। 4 में जो एक थी, ये थी मुखी, मादा चीता थी, और जो 3 थे, 3 चीता, इनकी मौत हो गई थी, ठीक है। बाकी एक मुखी बची थी, और वो अब वयस्क हो गई है, ठीक है, 2.5 वर्ष की हो गई है, वयस्क हो गई है, इसलिए चर्चा में था। अब आगे पर्यावरण का देख लिए। अब देखेंगे हम अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था के जितने मुद्दे चर्चा में थे, सबसे पहले तो जीएसटी 2.0 सुधारों के संदर्भ में किन किन वस्तुओं को जीएसटी टैक्स से छूट प्रदान की गई है। तो इसमें जो छूट मिला है वो मिला है व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य व जीवन बीमा को जीएसटी से छूट मिला है। बाकी लग्जरी जो गाड़ियां हैं उन पे 40% का जीएसटी है, और पान मसाला इस पे भी 40% का जीएसटी है। इसके बारे में और देखते हैं। जीएसटी 2.0 का मुख्य सुधार एक स्लैब को सरल बनाना है, जिसमें अब मुख्य रूप से 5% और 18% दो ही दरें हैं, ठीक है। मुख्य रूप से इतने ही हैं, जबकि 12% और 28% के स्लैब हटा दिए गए हैं, और इनको मर्ज करके 5% और 18% में ही कर दिया गया है। ये जो मेन दो स्लैब है, ठीक है। तंबाकू, सिगरेट, शराब जैसी लग्जरी और सिन गुड्स पर 40% का विशेष स्लैब लगा है, ठीक।
ये तो 5% और 18% की मेन मेन स्लैब है, जिसमें मुख्य चीजें जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जो आम जीवन में उपयोग में होती हैं, वो लाया गया है। बाकी एक 40% का रखा गया है स्लैब। ठीक है, एक 5 है, एक 18 है, एक 40% का एक्स्ट्रा रखा गया है, जिसमें लग्जरी गाड़ियां हो गई, पान मसाला हो गया, वो उसको इसमें रखा गया है। इस सुधार का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, उपभोक्ता मांग बढ़ाना और कुछ वस्तुओं के दाम कम करना है। आगे, भारत की यूपीआई को अपनाने वाला 8वां देश कौन सा बन गया है? तो 8वां बन गया है कतर। ठीक है, ये है भारत और ये है कतर। इसका मैं मैप दिखा दूँ, देखो ऐसी सुंदर दृश्य हैं कतर में। तो अगर वहां पे अपना यूपीआई चलेगा तो वहां पे घूमने वगैरह में बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जो जो लोग घूमने के लिए जाते हैं वहां पे यूपीआई से आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, और इतनी खूबसूरत जगह पे है, ये पूरा समुद्र में है, ये पूरा समुद्र में ये, यहाँ से ये भारत का ट्रेड भी होता है। तो यहाँ पे भी ये काफी अच्छे लोकेशन पे है। इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई अपनाने वाला 8 देश। 8 देश कौन से हैं? तो पहला भूटान है, जो यूपीआई हमारा, जहाँ जहाँ हमारा यूपीआई चलता है, भूटान है। फिर फ्रांस है, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, मॉरिशस में भी है, श्रीलंका, सिंगापुर और त्रिनाद व टोबैगो। त्रिनाद व टोबैगो में है। इतने जगह, टोटल कुल 8 देश हैं। ये देश मुख्य रूप से भारतीय पर्यटकों को भुगतान की सुविधा देने के लिए एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम का उपयोग करते हैं, जिन्हें उन्हें मुद्रा बदलने या नकद लेकर चलने की परेशानी से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं वहां पे। हम लोग भी नेपाल गए थे, वहां पे हम लोगों ने काफी पेमेंट यूपीआई से ही किया था। काफी आसान था यूपीआई से। वैसे नहीं तो मुद्रा बदलनी पड़ती है, फिर जाके देना पड़ता है, या फिर अपने में ही दो तो वो समझ में नहीं आता, वहाँ का 60%, यहाँ का 80%, क्या क्या। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने किन देशों के साथ टेफाम यानी मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो उसका नाम है इफ्टा। इफ्टा। और इफ्टा में शामिल देश जो है, टेफा भारत का पहला यूरोपीय विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता है। टेफा के तहत ईएफटीए ने 100% गैर कृषि उत्पादों और प्रसंस्कृतिक कृषि उत्पादों पर टैरिफ रियायत दी है। समझौता 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर निवेश और 10 लाख रोजगार सृजन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये मतलब कि बाध्यकारी है, ये समझौता बाध्यकारी है। जो जो वादे इसमें किए गए हैं, ये नहीं कि बस कर दिए गए हैं, उसको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, आगे है। अक्टूबर 2025 में जारी आरबीआई की मौद्रिक नीति के अनुसार रेपो रेट दर कितना है? तो 5%, 5.5%। ये पहले से ही इतना है। और ये बस याद रखना, ये अक्टूबर का है। इसके बाद 2 महीने बाद चेंज होगा, तो इसको अलग से देखना। अभी तो, अभी के लिए तो अक्टूबर यही लगाना, 5.5%। आगे है। आगे अवसंरचना के बारे में, सारी अवसंरचना जितनी बनी है वो देखते हैं। भारत रेल रोड असम के कोकराझार को भूटान के किस जगह से जोड़ेगा? तो भूटान के जोड़ेगा गलेफू से। गलेफू। ठीक है, ये है असम, असम का कोकराझार, और ये भूटान का गलेफू। ये ये जोड़ेगा कोकराझार को गलेफू से। आगे, राजस्थान में माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना माही नदी के किनारे ये बन रही है। आगे, अब युद्ध अभ्यास कितने हुए? मिलिट्री एक्सरसाइज। पहला युद्ध अभ्यास फ्रीडम एज किस 2 देशों के मध्य हुआ है? तो हुआ है दोस्तों अमेरिका और जापान के मध्य। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। भागीदार देश कौन थे? संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। स्थान कौन सा था? यह अभ्यास दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में आयोजित किया गया। उद्देश्य इसका क्या था? तो उत्तर कोरिया के बढ़ते परमाणु और मिसाइल खतरों के खिलाफ त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाना और देश में स्थिरता को लाना। आगे है, पॉलिटी की जितनी भी खबर है उसको हम देख लेते हैं। तो पहला है, हाल ही में एनएचआरसी द्वारा यूपी मदरसा बोर्ड पर धांधली की जांच कर रही राष्ट्रीय मानवाधिकार को कितने वर्ष पुराने मामले पर सुनवाई करने का अधिकार है? मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार को कितने वर्ष पुराने मामले को वो सुन सकती है?
तो 1 वर्ष पुराना मामला सुन सकती है, इसके बाद के मामले को वो नहीं सुन सकती, ठीक है? 1 वर्ष यानी 12 महीने के मामले को सुन सकती है। आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जातिगत जनगणना पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है। आगे, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश को संविधान की छठी सूची में शामिल करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है? काफी चर्चा में था अभी, ये गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है, ठीक है, सोनम वांगचुक की, और ये लद्दाख में को छठी सूची में शामिल करने की मांग चल रही है। आगे, चुनाव आयोग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया किस राज्य में की गई? तो की गई है, ये बिहार में की गई, ऑप्शन टाइप नहीं है, ये बिहार में की गई। बिहार में चुनाव होने वाला है, तो वहीं पे नाम को निकालना, फिर नाम को वेरीफाई करना वगैरह वगैरह वहीं पे किया जा रहा है। आगे अब देखते हैं ब्रांड एम्बेसडर, जितने भी ब्रांड एम्बेसडर थे उनको देखते हैं। तो पहला है, हाल ही में नमो युवा रन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मिलिंद सोमन को बनाया गया है, ये है मिलिंद सोमन, और ये बने नमो युवा रन अभियान। आगे, भारत के पहले आर्चरी प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रामचरण को बनाया गया है। आगे, दिवस व थीम है, इनको भी हम फटाफट कवर कर लेते हैं। तो इसमें इस हफ्ते जो पहला था, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? ठीक है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 23 सितंबर को मनाया गया, और इसकी थीम क्या थी? शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें, शांतिपूर्ण विश्व के लिए अभी कार्य करें। आगे, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 कब मनाया गया? तो आयुर्वेद दिवस 10वां 2025 ये भी 23 सितंबर को ही मनाया गया, और इसकी थीम थी आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए। आगे, विश्व फेफड़ा दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया दोस्तों 25 सितंबर को, विश्व फेफड़ा दिवस मनाया गया। आगे, विश्व फार्मासिस्ट दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये भी मनाया गया 25 सितंबर को। इसकी थीम क्या थी? स्वास्थ्य के बारे में सोचें, फार्मासिस्ट के बारे में सोचें। आगे है, विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया? विश्व पर्यटन दिवस 2025 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 27 सितंबर को, ठीक है, 27 सितंबर को मनाया गया, ठीक है। याद कैसे रखोगे? ये है ना, 27 लिखा है ऐसे 2 और 7, तो याद रखना, दोनों लोग घूमेंगे और साथ साथ घूमेंगे, दोनों लोग घूमेंगे और साथ साथ घूमेंगे, ऐसे करके याद रख लेना, 27 सितंबर होता है, ठीक है। इसकी थीम क्या है? पर्यटन और हरित निवेश, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इसकी, पर्यटन और हरित निवेश। आगे आईआर के कुछ क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जो मुद्दे होते हैं उनके देख लेते हैं। नाटो जैसा समझौता, किसी देश पर हमला, दोनों देश पर हमला, परस्पर रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर सऊदी अरब ने किस देश के साथ किया है? तो पाकिस्तान के साथ किया है, ठीक है। आगे, हाल ही में परमाणु रक्षा के लिए अटलांटिक साझेदारी नामक एक समझौता पर हस्ताक्षर किन दो देशों के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों यूएसए और ब्रिटेन, यूएसए और ब्रिटेन के साथ किया गया है आपस में। आगे, सितंबर 2025 में किन देशों ने फिलिस्तीन को देश की मान्यता दी है? तो ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, ये सभी ने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। फिलिस्तीन कहाँ पे है? इजराइल, इजराइल का ये मैप है, और ये है फिलिस्तीन, ये गाजा पट्टी वाला इलाका है, और ये फिलिस्तीन वाला इलाका। आगे, गाजा इजराइल युद्ध के बीच गाजा शांति योजना, जिसे भारत ने भी स्वीकार किया है, किस देश ने इसकी घोषणा की थी? यानी कि गाजा शांति योजना की घोषणा किस देश द्वारा किया गया है? तो ये अमेरिका द्वारा किया गया है, ठीक है, अमेरिका की ये पहल है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे क्वेश्चन हमारे कवर होते हैं। 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। क्वेश्चन नंबर पहला है, गाजा इजराइल युद्ध के बीच गाजा शांति योजना के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, कथन 1 है, शांति योजना को भारत ने स्वीकार नहीं किया है, ठीक है, इसको बताना सही है गलत है। शांति योजना का प्रारूप ब्रिटेन द्वारा तैयार किया गया है। तो सही कथन बताना, केवल एक, केवल दो, कथन 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2, इसका उत्तर आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, ऊपर ही मैंने पढ़ाया है। अगला, 10वां आयुर्वेद दिवस 2025 मनाया गया, इस वर्ष इसकी थीम क्या थी?
10वां आयुर्वेद दिवस 2025 जो मनाया गया, इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? 4 ऑप्शन है आपके पास। आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, आयुर्वेद भारत का कल्याण, विकसित भारत, या उपयुक्त में से कोई नहीं। वीडियो को पॉज करिए और ये इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है? उसके बाद मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। तो इसमें जो है, शांति योजना को भारत ने स्वीकार नहीं किया है, ऐसा नहीं है। उसको स्वीकार किया है, भारत ने भी स्वीकार किया है शांति योजना को। और दूसरा कथन है, यानी पहला तो ये गलत, दूसरा, शांति योजना का प्रारूप ब्रिटेन द्वारा तैयार किया गया है। ये भी गलत है, क्योंकि ये ब्रिटेन द्वारा नहीं किया गया है, ये किया गया है यूएसए द्वारा। यूएसए यानी अमेरिका द्वारा। तो इसका दोनों कथन गलत है, तो ना कथन एक ना ही दो होगा। सही पूछा है, ना कथन एक ना दो होगा, इसमें डी सही है, ठीक है? दूसरे का है, 10वां आयुर्वेद दिवस की थीम अभी आपने पढ़ा, इसकी थीम है आयुर्वेद जन जन के लिए पृथ्वी। आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के लिए, कल्याण के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए इसकी थीम थी। आयुर्वेद जन जन के लिए, पृथ्वी के कल्याण के लिए, ठीक है? तो यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करिए। मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।